जाग उठा स्वाभिमान। अम्मा, मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त रात को डिनर पर आएंगे, तो उनके लिए कुछ बढ़िया सा खाना बना देना। सौरभ ने अपनी अम्मा रेखा देवी से कहा। कितने लोगों का खाना बनाना है बेटा? रेखा देवी ने खांसते हड़बड़ाते हुए पूछा। सौरभ ने अपनी अम्मा से कहा, पहले तो आप यह खांसी करना बंद कीजिए। आपको यह भी नहीं पता कि मुंह पर हाथ रखकर खांसना चाहिए। अच्छा लगता है क्या? जब सौरभ गुस्से से चिल्लाता है तो उसकी पत्नी रागिनी को तो मौका ही मिल जाता है अपनी सास पर कटाक्ष करने का। यही बात तो मैं इन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। घर में बच्चे भी हैं और खुले मुंह खांसती ही रहती हैं। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि खांसी करते समय कम से कम मुंह पर हाथ ही रख लें। बेटा, कितनी बार तो तुम्हें कहा है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मुझे कुछ पैसे दे दो दवाई लाने के लिए। ठीक है माँ, आज रागिनी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी और दवाइयाँ दिलवा देगी, किशोर ने कहा तो रागिनी इसके विरोध में बोली। अरे कुछ नहीं हुआ है माँ जी को, चटोरी जुबान की वजह से हुआ है। कुछ भी खट्टा मीठा खा लेती हैं और फिर खांसती रहती हैं दिन भर। उल्टा सीधा खाने पर लगाम लगाएंगे तो खांसी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। किशोर ने अपनी पत्नी रागिनी की बात पर सहमति जताई और उसे कहा, दोपहर को मेरा एक ज़रूरी लेटर घर पर आने वाला है, वह लेकर रख लेना। रात का खाना तुम ही बना देना। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे 3-4 दोस्त ऑफिस से आएंगे तो बढ़िया सा खाना बनाना। इस पर रागिनी बोली, मुझे तो आज शॉपिंग पर जाना है और फिर शाम को मेरी किटी पार्टी भी है, मुझे तो वक्त ही नहीं मिल पाएगा। अरे एक दिन के लिए अपनी किटी पार्टी कैंसिल नहीं कर सकती तुम? और रात को अच्छा सा खाना बनाकर रखना, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर किशोर तो अपने ऑफिस के लिए चला गया, लेकिन रागिनी के तेवर सातवें आसमान पर चढ़ गए। पति के ऑफिस जाने के बाद वह अपनी सास पर बरस पड़ी। कोई काम न करना पड़े इसलिए आप खांसने का बहाना बना कर बैठ जाती हैं। मैं सब जानती हूँ आपको, और कुछ काम तो है नहीं तो यही काम कर लेती। वैसे भी दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती है। अपने लिए ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर रेखा जी की आंखों में आंसू आ गए। उनकी खांसी लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसी हालत में उन्हें कुछ बोलना ज़रूरी नहीं समझा। वे अपने कमरे में चुपचाप चली गई। जलते भूनते हुए रागिनी ने जैसे तैसे डिनर तो तैयार कर दिया, लेकिन जब मेहमान खाना खाकर चले गए तो झूठे बर्तनों का ढेर जैसे का तैसा पड़ा रहा। अगले दिन सुबह जब रेखा जी मंदिर से पूजा करके घर वापस लौटी तो देखा बेटा बहू कहीं जाने के लिए तैयार खड़े थे। अपनी सास को देखते ही रागिनी बोली, थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, मांझ कर रख देना माँ जी, और हाँ, रात का खाना भी बना देना, हम लोग देर से आएंगे। किशोर ने भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। आज रविवार का दिन था और दोनों अपने बच्चों को लेकर सुबह का नाश्ता करके बाहर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे यह तो रेखा जी को भी नहीं पता था। ना तो वह पूछने की हिम्मत कर सकती थी और ना ही बेटे बहू कभी बताते थे। रेखा जी ने रसोई में जाकर देखा तो झूठे बर्तनों का बड़ा सा ढेर उन्हें चिढ़ा रहा था। कुछ दिन बीते, रेखा जी की तबीयत अब ज़्यादा खराब होने लगी थी। माँ की बिगड़ती हालत को देखते हुए एक दिन किशोर उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप करवाने के बाद पता चला कि लगातार खांसी रहने की वजह से उन्हें टीबी की बीमारी हो गई है और रेखा जी का इलाज लंबा चलेगा। रेखा जी का इलाज शुरू किया गया तो कुछ दिनों तक तो उन्हें लगातार दवाइयाँ दी गई, लेकिन फिर से ज़्यादा खर्च के डर से किशोर दवा लाने में भी आनाकानी करने लगा। अब उनकी हालत फिर से बिगड़ने लगी थी। अभी 3 साल पहले ही रेखा जी बड़ी खुशी से रागिनी को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी, पर रागिनी ने तो आते ही घर का नक्शा बदल दिया। आते ही वह अपनी मनमानी करने लगी और किशोर को भी अपनी बातों में फुसला लिया। किशोर पहले से ही अपनी माँ की कदर नहीं करता था। रही सही कसर रागिनी ने भी पूरी कर दी। रागिनी पूरे घर को अपने अनुसार ही चलाती थी। उसकी मर्जी के बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता था। वहीं रेखा जी की स्थिति घर में रखे हुए पुराने सामान जैसी थी। जब बेटा ही अपनी अम्मा की कदर नहीं करता था तो बहू कहाँ से करती। किशोर रागिनी के सामने ही रेखा जी को कुछ भी कह देता था, जिस कारण रागिनी और सर पर चढ़ गई थी। रागिनी के आने से पहले रेखा जी ने घर में काम वाली बाई लगाई हुई थी, जो घर का झाड़ू पोछा और बर्तन कर जाती थी। पर रागिनी ने आते ही घर खर्च अपने हाथ में ले लिया और काम वाली बाई हटा दी, क्योंकि उसे लगता था कि
काम वाली बाई को पैसा देना ही बेकार है जब घर में सासू माँ बैठी है। रात को दोनों देर से आए और खाना खाने बैठे तो किशोर चिल्ला कर बोला, ये क्या बना दिया है? सब्जी में मसाला बहुत कम है। अम्मा, आपको खाना बनाना ढंग से नहीं आता क्या? इससे अच्छा तो हम बाहर ही खा कर आ जाते। आखिर इतना कमा किस लिए रही हैं? यह फीका और बेस्वाद खाना खाने के लिए? किशोर की तेज आवाज से रेखा जी हिल गई। वह चुपचाप अपने कमरे में आ गई और सुबकने लगी। रागिनी को क्या कहती, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या शिकायत करें। रेखा जी की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही थी। अपने मायके के 4 बहनों में सबसे बड़ी रेखा को शगुनी कहा जाता था, क्योंकि दादी कहती थी रेखा अपने पीछे 3 बहनें और ले आई है। सारी बहनों के जन्म पर दादी फूट फूट के रोई। आखिर वंश तो बेटों से ही चलता है। 4 बहनों को देखकर उसकी दादी का मन कुलबुलाता रहता था और वह चाहती थी कि सभी जल्दी से अपने घर चली जाएं और उन्हें इन सब के बोझ से मुक्ति मिल जाए। रेखा जी का पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने का सपना था, लेकिन पैसे की कमी के कारण रेखा जी को ज़्यादा पढ़ाया नहीं गया और उनके माँ पिताजी ने उनके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। दहेज तो था नहीं, तो अपने से दुगनी उम्र के आदमी के साथ ब्याह कर दिया। रेखा जी जब शादी के बाद पहली बार घर आई तो देखा कि घर और दुकान पर तो उनकी जेठ और जेठानी का ही राज चलता है। रेखा जी का सारा दिन घर के काम करने में ही निकल जाता था। जेठानी भी रेखा जी को अपने रोब तले दबा कर रखती थी, फिर भी वह पूरा लगन के साथ काम में लगी रहती थी। रेखा जी के पति को उनकी हालत से कुछ खास लेना देना नहीं था। जो भी पैसा दुकान से लेकर आता था जुए में उड़ा देता था, लेकिन रेखा जी को अपने ससुर जी का बहुत सहारा होता था। कुछ समय बाद रेखा जी ने अपने बेटे किशोर को जन्म दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही रेखा जी के ससुर जी चल बसे। किशोर के पिता रोज रात को शराब पीकर आते थे। अधिकतर शराब पीने के कारण वे बीमार रहने लगे। इस अवस्था में भी डॉक्टर के मना करने के बावजूद उन्होंने शराब नहीं छोड़ी और लीवर खराब हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। रेखा देवी जो छोटी सी उम्र में वह विधवा हो गई। अब रेखा जी एक एक पैसे के लिए दूसरों की मोहताज हो गई। आर्थिक तंगी से परेशान होकर जब रेखा जी ने दुकान की कमाई का हिस्सा मांगा तो उनके जेठ और जेठानी ने धक्के मारकर उसे उसके बेटे किशोर के साथ घर से बाहर निकाल दिया। पढ़ी लिखी तो थी नहीं, इसलिए कोई नौकरी नहीं मिली, पर पापी पेट का सवाल था। लोगों के यहाँ काम किया, बर्तन मांजे, फिर एक स्कूल में चपरासी बन गई। वहीं रहने को कमरा भी मिल गया और किशोर को भी उसी स्कूल में भर्ती करवा दिया, और जिसके कारण किशोर की आधी फीस भी माफ़ थी। अब रेखा जी अपने बेटे का पालन पोषण करने लगी। उसका स्कूल पूरा होकर कॉलेज शुरू हो गया। पढ़ाई में वह ठीक था, पर उस पर उसके बिगड़ैल पिता की छाप थी। वही गुस्सा और गाली गलौज करना। रेखा जी समझाती थी, पर वह किसी की नहीं सुनता था। कुछ सालों में किशोर एक कंपनी में अच्छे पद पर नियुक्त हो गया और अच्छी तनख्वाह पाने लगा। उसने अपनी पसंद की लड़की रागिनी से शादी कर ली और 2 कमरों का एक घर ले लिया। रेखा जी को वह अपने साथ तो रखता था, पर कभी उनसे प्यार से बातें नहीं करता था, कभी उनका हाल नहीं पूछता था। रेखा जी अब घर पर रहने लगी थी और घर संभालती थी। बेटा ढंग से बात नहीं करता था, पर उन्हें 2 समय का खाना तो मिल ही जाता था। रागिनी के आने के बाद तो उनकी हालत और भी खराब हो गई। अब वह जाती भी तो कहाँ जाती, आखिर उन्हें रहना तो इसी घर में था। उनके मायके में भी अब कोई नहीं रहा। सभी छोटी बहनों की शादी हो गई थी। वह अपने घर परिवार में सुखी थी और माता पिता इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। अब रेखा जी की तबीयत पहले से भी बेहतर होने लगी थी। जितना हो पाता घर का काम कर लेती थी और यदि तबीयत ज़्यादा खराब लगती तो बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। अपनी सास का यूं पड़े रहना बहू रागिनी को बहुत खलता था। उसे लगता था कि रेखा जी उसके पास केवल उसका खर्चा ही बढ़ा रही है। सोचने लगी, जितने की माँ जी की दवाइयाँ आती है, इतने में तो मैं एक काम वाली बाई रख सकती हूँ। एक दिन खाना खाने के बाद जब बेटा बहू कमरे में गए तो रागिनी ने अपने पति से कहा, मेरी बहन का दाखिला इसी शहर में हो गया है, तो अब वह हमारे साथ हमारे घर में ही रहेंगी। तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम में भेज दो। अब इतने से घर में हम सब तो नहीं रह सकते।
वैसे भी तुम्हारी माँ तो सारा दिन खांसती ही रहती है, बच्चों को भी इन्फेक्शन होने का डर है। तुम ऐसा करो, अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। बेकार में ही एक कमरा घेरे रखा है, मेरी बहन उस कमरे में रह लेगी। इस पर किशोर बोला कि हम माँ को वृद्धाश्रम में कैसे छोड़ सकते हैं, फिर मेरी भी उनके लिए कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। इस पर रागिनी बोली, किशोर अब इमोशनल होने का समय नहीं है, प्रैक्टिकल होकर सोचो। माँ जी आए दिन बीमार रहती हैं, घर का काम भी नहीं करती, उनकी दवाइयों का खर्चा कुछ कम नहीं है। माँ जी का बोझ हमारे सिर से हटेगा तो मैं काम वाली बाई रख लूँगी। मुझसे घर का सारा काम नहीं किया जाता, हम लोगों की जितनी जिम्मेदारी बनती थी हमने कर दिया। अब हमारा भी अपना परिवार है, मुझे नहीं लगता अब हमें उन पर और पैसा लगाना चाहिए। और फिर बिना मतलब की कमरा घेर कर बैठी है, मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे कि मैं एक कमरा अपनी बहन को नहीं दे सकती। तुम कल ही माँ जी को सामान पैक करने के लिए कह दो, उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाओ। ठीक है, तुम सही कह रही हो, मैं कल ही माँ जी से बात करता हूँ। रेखा देवी जी बाहर हॉल में बैठी हुई बेटे बहू की सारी बातें सुन रही थी। यह बातें सुनकर उनके तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उनके दिमाग को जैसे झटका सा लगा। सोचने लगी, मैं वृद्धाश्रम चली जाऊं, पर क्यों चली जाऊं? मेरे बेटे का घर क्या मेरा घर नहीं है? ऐसे कैसे कह सकती है कि मैं कमरा घेरे बैठी हूँ? इतनी तकलीफ सहन करके जिस बेटे को इस दुनिया में लेकर आई, हालातों से लड़ते हुए पाल पोस कर उसे पढ़ाया लिखाया, स्वयं कांटों भरी राह पर चलते हुए भी अपने बेटे पर आँच न आने दी, बिना बाप के बेटे को इतनी मुश्किल से उसके पैरों पर खड़ा किया। उसके सर पर यह छत है तो केवल मेरी बदौलत है। आज वही बेटा मुझे वृद्धाश्रम भेजने की सोच रहा है। सोचते हुए उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सोचने लगी कि मेरी त्याग और तपस्या का यही फल मिल रहा है मुझे। बेचारी रेखा जी, आखिर कोसती भी तो किसे? अगर अपना ही खून अच्छा होता तो बहू की क्या हिम्मत थी ऐसी बात करने की। रात को सब लोग सो चुके थे, लेकिन रेखा जी की आंखों से नींद गायब थी। सारी रात अपने कमरे में पड़ी कुर्सी पर बैठी रही और आंखों से नीर बहाती रही। सोचने लगी कि अगर कमरा खाली करवाना ही था तो इसके लिए मुझे वृद्धाश्रम भेजने की क्या ज़रूरत आ पड़ी थी। मैं तो हॉल में भी सो जाती, नहीं तो स्टोर रूम में भी रह लेती। सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगे और फिर से उन्हें खांसी छिड़ गई। सोचा कि बेटे को गर्म पानी देने को बोलूं। फिर अचानक ख्याल आया, कौन सा बेटा? अब वह बेटा अपना नहीं रहा। अगले दिन जब किशोर और रागिनी सुबह उठे तो देखा कि माँ जी तो अभी उठी ही नहीं। सोचने लगे कि माँ उठे तो वृद्धाश्रम भेजने की बात करें। 1 घंटा बीतने के बाद भी जब माँ जी कमरे से बाहर नहीं निकली तो किशोर और रागिनी ने माँ जी के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर गए, लेकिन यह क्या, माँ तो वहाँ थी ही नहीं। अलमारी खोलकर देखा तो माँ जी के कपड़े भी गायब थे। वे दोनों सोचने लगे, आखिर माँ हमें बिना बताए जा कहाँ सकती है। इतने में किशोर की नज़र माँ जी के बिस्तर पर रखी एक चिट्ठी की तरफ गई। देखते ही किशोर चिट्ठी की तरफ लपका और जल्दी से खोलकर पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे किशोर, हमेशा सुखी रहो। मेरा बेटा बहू मेरे बारे में क्या सोचती हैं, यह जानने के बावजूद भी न जाने क्यों मेरे मन से तुम्हारे लिए दुआ ही निकल रही है। मेरे अपने बेटे होते हुए भी तुम मुझसे इतने पराये कैसे हो गए? यह बात समझ पाना तो शायद इस जन्म में मेरे लिए मुमकिन नहीं है। न जाने क्यों एक माँ वृद्धावस्था में पहुंचकर अपने ही बेटे और बहू पर बोझ बन जाती है। तुम मेरे भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हो वह मैंने सब रात को ही सुन लिया था, लेकिन मुझे मेरी आगे की ज़िंदगी कैसे बितानी है इस बात का फैसला मैं तुम लोगों को हरगिज़ नहीं करने दूंगी। मैं तेरी माँ हूँ, कोई निर्जीव सामान नहीं जो उठाया और घर से बाहर फेंक दिया। मैं केवल बूढ़ी हुई हूँ, लेकिन लाचार बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम लोगों का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ और आशा है कि मेरे जाने के बाद ही तुम्हारे सिर पर पड़ा बोझ भी खत्म हो जाएगा। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी अभागी माँ। पत्र पढ़कर 2 पल के लिए किशोर की आंखों में आंसू आ गए। उसे पछतावा भी हुआ, परंतु केवल कुछ समय के लिए ही। थोड़ी देर बाद ही रागिनी की बहन प्रीति घर पर पहुंच गई
और घर का माहौल ऐसा हो गया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात तक किशोर और रागिनी माँ जी को भूल चुके थे। खाना बाहर से मंगवाया गया था और वे लोग खाने का आनंद लेते हुए हंसी ठिठोली करने में मशगूल हो गए। रेखा जी अपने कपड़े और थोड़ा सा सामान लेकर ही घर से चली थी। एक दिन पहले ही रेखा जी को उसकी विधवा पेंशन मिली थी, तो सबसे पहले उन पैसों से उन्होंने अपने लिए दवाइयाँ खरीदी। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है। तुरंत रेखा जी ने छोटी बहन को फ़ोन लगाया और उसे अपने पीहर वाले घर में मिलने के लिए बुलाया। काफ़ी सालों से वह घर बंद पड़ा था, वहाँ रहता भी कौन। माँ पिताजी तो काफ़ी साल पहले ही चल बसे थे और बहनों का कोई भाई न था जो उस घर की रौनक को बरकरार रख सके। रेखा जी की बातों में परेशानी की झलक को भांपकर उनकी छोटी बहन ने अन्य बहनों को भी बुलावा भेज दिया। रेखा जी भी सीधी अपने गांव चली गई। वहां गांव में अपने पुराने घर को देखकर उनकी तबीयत हरी हो गई। घर बंद था तो रेखा जी ने पड़ोसी से चाबी ली और अपना घर खोल दिया। आज उन्होंने भी खुलकर सांस ली। अगले ही दिन उनकी चारों बहनें उनसे मिलने वहां आ गई। सब लोग इकट्ठे हुए तो रेखा जी ने सबके सामने अपने हालात बयां किए। बहनों ने कहा कि आप हमारे घर आ जाइए, पर सब अपने ससुराल में थी तो किसी के यहाँ जाकर भी लंबे समय तक रहना संभव नहीं था। सभी ने एकमत से पिताजी का खेत रेखा दीदी को उपहार में दे दिया ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके और थोड़ी नकद राशि भी दे दी। रेखा जी ने अपना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन पैसों को रख लिया, लेकिन साथ ही यह वादा भी किया कि भविष्य में वह उनके पैसे लौटा देगी। तीनों बहनों के लिए भी यह घाटे का सौदा नहीं था, क्योंकि उन्हें अपना मायका वापस मिल रहा था, जहाँ तीनों बहनें समय समय पर कुछ दिन बिताने आ जाया करती थीं। समय के साथ साथ रेखा जी बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थी। रेखा जी को घर और खेत मिल गए। अपने पिताजी से उन्हें खेती का अच्छा ज्ञान मिला हुआ था। उन्होंने खेतों में मजदूर लगा दिए। मजदूरों ने उनके बताए गए तरीके से खेती की और फसलें लहलहाने लगी। उनकी अच्छी कमाई होने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी बहनों द्वारा दी गई नकद राशि भी लौटा दी। सभी बहनों में बड़ी होने के नाते एक माँ की तरह सभी को तीज त्योहार पर अच्छे अच्छे उपहार भी देने लगी। अपने खाने पीने का इंतजाम करके वह बाकी रुपए समाज सेवा में लगाने लगी। एक विधवा होने का कारण दुख उनसे बेहतर और कौन समझ सकता था। इसलिए वे अपनी जैसी अन्य विधवा औरतों और बुजुर्गों की मदद करने लगी। उनकी समाज सेवा के गांव भर में चर्चे होने लगे। कई समाज सेवी संस्थाएं भी आगे आकर उनको सहयोग देने लगी। अब रेखा जी खुश रहने लगी। उन्हें अपने जीवन का एक उद्देश्य मिल गया था। अक्सर अपने बेटे को याद करके उनकी आंखें नम हो जाया करती थी, लेकिन उन्होंने स्वयं को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने अपने ही घर में लड़कियों के लिए एक विद्यालय खोल लिया था, जहां गांव की लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, ताकि गांव की लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना सकें। उन्हें अपने पति और बेटे पर निर्भर नहीं रहना पड़े। वह नहीं चाहती थी कि जैसा उनके साथ हुआ ऐसा उनके गांव की अन्य लड़कियों के साथ भी हो। समय के साथ साथ उन्होंने खुद को भी अपडेट किया। कंप्यूटर शिक्षा अर्जित करने की बरसों पुरानी जो इच्छा उनके मन में दबी रह गई थी, उन्होंने इस इच्छा को भी पूरा कर लिया। केवल 2 वर्षों के भीतर ही बेटे के घर में बहू से दबी रहने वाली रेखा देवी जी आज एक सुपर एक्टिव समाज सेविका में परिवर्तित हो चुकी थी। रेखा जी की लोकप्रियता गांव से होकर अब शहरों में पड़ने लगी। उन्होंने छोटी छोटी कोशिशों से बड़े बड़े काम कर दिए। उन्हें कई संस्थाओं ने भी सम्मानित किया और सहयोग दिया। एक दिन जब किशोर ने सुबह अखबार खोला तो अपनी माँ की फोटो और लोकप्रियता देखकर उसका सिर चकरा गया। उन्हें बहुत बड़ा सम्मान और नकद राशि मिलने वाली थी। उसे अपनी माँ के बारे में पता चला तो उसने प्रीति को बताया। इस पर रागिनी किशोर को कहने लगी, हम उनके इकलौते बेटा बहू हैं। वह अपनी जायदाद हमें नहीं देंगी तो किसे देंगी। जायदाद के लालच में दोनों गांव के लिए तुरंत रवाना हो गए। वहां पहुंची तो नौकर ने बताया कि रेखा देवी जी किसी समारोह का उद्घाटन करने के लिए बाहर गई हैं। थोड़ी देर में आती ही होंगी। किशोर और रागिनी घर के बाहर निकलकर खेतों को निहारने लगे। हरी हरी फसलें खेतों में लहलहा रही थी।
वे दोनों देखकर हैरान थे कि उनकी माँ ने इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे हासिल कर लिया। सोच विचार में डूबे किशोर के विचारों को एकाएक विराम लग गया। जैसे ही कानों में तेज हॉर्न बजने की आवाज़ आई, पीछे मुड़कर देखा तो किशोर और रागिनी की हैरानी का ठिकाना न रहा। उनकी माँ रेखा देवी स्कूटर चलाकर घर को लौट रही थी। रागिनी भी देखकर हैरान थी कि वह बेचारी सी रेखा देवी कभी अपनी दवा के लिए भी उनके सामने गिड़गिड़ाया करती थी, आज समाज की सम्मानित महिला बन चुकी है। उनके चेहरे से आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अपने बेटे को देखकर एक बार तो रेखा जी के मन में ममता जाग उठी थी, लेकिन फिर उस ममता को अपने दिल के किसी कोने में समेटकर मजबूती से बोली, अब यहाँ क्या करने आए हो तुम लोग? अम्मा, हम तुम्हें घर वापस लेने आए हैं। हमें अपने किए का बहुत पछतावा है। अब तुम अनजान लोगों के साथ नहीं रहोगी, अपने घर में अपने परिवार के लोगों के साथ रहोगी। अपनी खेती तुम मेरे हवाले कर दो, यह जिम्मेदारी मैं ले लूँगा। मेरे होते हुए मेरी अम्मा कितना काम करे, अब यह मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। किशोर का साथ देने के लिए रागिनी भी बोली, हाँ माँ जी, अब आपके बेटा बहू आ गए हैं, आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। रेखा जी, जो अपने बेटे और बहू को खूब अच्छी तरह से जानती थी, उनके लालच को तुरंत पहचान गई। मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी, जो अपनी सगी माँ को घर से निकाल कर बेसहारा कर सकते हैं, वे इस असहाय और बेघर लोगों के बारे में क्या सोचेंगे? तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम्हारे बहकावे में आ जाऊंगी? बेटा, तुम लोगों से ही मैंने सीखा है कि दुनिया में सगे भी अपने नहीं होते। जिन लोगों को तुम पराया कह रहे हो, वह लोग ही हकीकत में मेरे अपने हैं। और हाँ, अब मैं एक आत्मनिर्भर महिला हूँ, अपने बेटे और बहू पर बोझ नहीं हूँ। अपनी ज़िंदगी में मैं बेहद खुश हूँ। सच कहूँ तो मुझे ज़िंदगी का मतलब ही उस घर से निकलने के बाद समझ आया। अब तो मुझे यह सम्मान भरी ज़िंदगी रास आ रही है। अब मैं तुम लोगों के साथ हरगिज़ रहना नहीं चाहती। अब यह सब लोग ही मेरा परिवार है। मेरे जीते जी तो क्या, मेरे मरने के बाद भी इस संपत्ति में से तुम्हें एक भी रुपया नहीं मिलेगा। अरे राजू, मेहमान आए हैं, इनके लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो। मुझे एक स्कूल के उद्घाटन में जाना है। मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से करना। कहते हुए रेखा जी अपनी स्कूटर लेकर निकल पड़े। वे दोनों हैरानी से स्कूटर पर जाती हुई अपनी अम्मा को देखते ही रह गए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ।